सो वील स्टार्ट द टॉपिक टुडे। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग अपने घर में हैं और सेफ हैं। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी डिस्कस करने से पहले अगर जिन लोगों ने यूनिट 1 और 2 पढ़ रखा है उनके लिए मैं बात कर लेती हूँ। तो हमारा इसका आउटलाइन है जो आज के लिए हम आज उसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की, स्टेप्स फॉर इम्पार्टिंग स्किल्स, कैसे हम स्किल्स इम्पार्ट कर सकते हैं, और स्टेप्स फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट टीचर्स, इट्स अबाउट स्टूडेंट्स टू। हम यहाँ पर इस पे भी फोकस करेंगे कि जब हम सीखते हैं तो हम कैसे सीख सकते हैं। अदर देन दैट हम क्वेश्चंस एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स की भी बात करेंगे कि हम क्लास में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चनिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं स्किल के एलिमेंट्स की, क्योंकि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आगे जाकर के इसी पर ही बात करेगी। तो स्किल के 3 एलिमेंट्स हैं, व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। इट इज टाइम, समय। हम किसी भी काम को परफॉर्म करने में समय कितना लेते हैं। हम जितने ज्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे टाइम उतना कम लगता जाएगा। आप कोई काम जब पहली बार करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब वही काम करने में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसी काम में आपको बहुत कम टाइम लगता है। अगर छोटा सा एग्जांपल लें, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो जब हम रेजिस्टेंस कोड की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस कोड जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें कैलकुलेट करने में, बैंड कलर्स पहचानने में टाइम लगता है ना। लेकिन धीरे धीरे हम रेजिस्टेंस को मैनुअली भी बस थोड़ा सा देखते हैं और हम क्लियर कर लेते हैं, हाँ इसकी रेंज ये होगी। क्यों? हमें वैल्यूज धीरे धीरे लर्न हो जाती है, हमें एक्यूरेट होते जाते हैं। तो सेकेंड इज एक्यूरेसी, शुद्धता। हम कितना ज्यादा एक्यूरेट है अपने काम में, अपने डिसीजंस में। एंड द थर्ड वन इज वर्कमैनशिप, कार्य कुशलता। हम कितने कुशल हैं अपने काम को करने में। कुशलता सिर्फ उस काम में नहीं जो हम रेगुलरली कर रहे हैं, उसमें भी जो हम धीरे धीरे खुद से भी सीखते हैं और ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। तो जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ये बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, और अकेले नहीं थे, देयर वाज अ टीम। इनकी टीम भी थी जिसमें कोलैबोरेटर्स थे मैक्स एंगलहार्ट, एडवर्ड फर्स्ट, वॉल्टर हिल एंड डेविड क्रैथॉल। इन लोगों ने एक फ्रेमवर्क दिया, वो फ्रेमवर्क था एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पे। इसको ही हम कहते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी थी वो 1956 में आई थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ईयर 2000 में उन्हीं के एक स्टूडेंट ने, लॉन एंडरसन नाम था, उन्होंने इसको रिवाइज किया और अब रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी जो है वो हमारे पास 3 डोमेन्स में अवेलेबल है। अगर हम स्किल की बात करें तो स्किल इज नॉट ओनली नॉलेज, नॉट ओनली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, नॉट ओनली our effective domain, not only our I can see emotional side। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी थी वो केवल और केवल नॉलेज पर थी, लेकिन जो अभी न्यू टेक्सोनॉमी है हमारे पास उसमें 3 डोमेन है। तो हम पहले पुरानी देखेंगे फिर नई भी देखेंगे। तो जो हमारी ओल्ड टेक्सोनॉमी है इसके जो लेवल्स है वो क्या है? सबसे पहला है नॉलेज, मतलब हम कितना जानते हैं। अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएं, थोड़ा सा पुराना सोचे, जब आप स्कूल जाते थे, छोटे बच्चे थे, आपको नहीं पता था कि ABCD क्या है, आपने वहीं जाकर के सीखा। तब आपने टीचर से ये नहीं पूछा कि ए को ए ही क्यों बनाते, ऐसे ही क्यों बनाते। यू लर्न कि ऐसे सिंबलाइज करते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आपने उस चीज की, कॉम्प्रीहेंशन का सीधा मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग। जब आप उन चीजों को समझने लगे, जब आप लेटर्स को जोड़ के शब्द बनाने लगे और आगे गए, देन इट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब था कि आप इस नॉलेज को अप्लाई कर सके। जैसे आपने स्कूल में गिनती सीखी 1 2 3 4, उस गिनती से आप थोड़ा और आगे गए, अपने जोड़ घटाना सीखा, अप्लाई करना सीख गए। उन्हीं मैथमेटिकल मॉडल्स को हम आगे जाकर के अप्लाई करना भी सीख गए। एप्लीकेशन के बाद आता है एनालिसिस। जब आप किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो एग्जैक्टली क्या है ये सीख जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज सिंथेसिस। जब आप अलग अलग कंपोनेंट्स को एक साथ करना सीखते हैं। एंड द फाइनल स्टेज इज इवैल्यूएशन। जब आप सिचुएशन को जज करना सीख जाएं
कि यहाँ ऐसा है तो हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ ओल्ड टेक्सोनॉमी। अब यही टेक्सोनॉमी हम आगे लेकर चलते हैं न्यू रिवाइज्ड डोमेन में। तो रिवाइज्ड डोमेन क्या कहता है, मैं जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है, नॉलेज डोमेन है, उसको कंपेयर करके दिखा रही हूँ। The second and third is new one. So there is no comparison, but you will compare with the old knowledge domain. तो अभी जो revised है वो क्या कह रही है, knowledge, या जिसे हम कहते हैं नए में remembering. Remembering means कि हम इसे याद करें। हाँ, कुछ एक और मैसेज है आप लोगों के लिए, जो लोग भी जिनको कोई भी इश्यू आ रहा है, मैं इस क्लास के एंड में अपना नंबर शेयर करूंगी। अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके डाउट्स देख सकूं। विल डू वन थिंग, 1 घंटे में से ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करिए और मैं आपके डाउट व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है? तो डोंट रेज योर हैंड, डोंट डू एनी काइंड ऑफ चैट, सो वेट फॉर दैट टाइम, ओके? तो द फर्स्ट स्टेप फॉर न्यू टेक्सोनॉमी इज रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग मीन्स याद करना। जब हम चीजें याद कर लेते हैं, जैसे आपने एबीसी याद किया था, जैसे आपने 1 2 3 याद किया था, जैसे आपने ये याद किया था एप्पल इज अ फ्रूट, जैसे आपने ये याद किया था बनाना इज अ फ्रूट, याद किया था ना? अभी जब हम आगे गए, अंडरस्टैंडिंग फेज में आए, तो हमें समझ में आया ये क्यों फ्रूट है, ये क्यों वेजिटेबल है, हर अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के पेड़ क्यों होते हैं, ये सब कुछ हम धीरे धीरे समझ गए। और अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़े, कहाँ पहुंचे? अप्लाइंग में। जैसे ये सिमिलर है, जैसे ओल्ड में था वैसे ही न्यू में है। up to analysis this is same, analyzing, when we are ready to analyze the situation, analyze the problem, जब हम चीजों को देखकर समझ जाते हैं कि हमें इस सिचुएशन में करना क्या है। अच्छा, इसके बाद जहां पे सिंथेसिस था, जब हम अलग अलग इंफॉर्मेशन को जोड़ रहे थे, एक नया रूप दे रहे थे, दैट इज कॉल्ड इन द न्यू टेक्सोनॉमी इवैल्यूएटिंग। जब हम जज कर सके, एंड जब हम चीजों को, करंट अवेलेबल चीजों को जज करना सीखते हैं, तो हम कुछ नया बनाना भी सीख जाते हैं। एंड द फाइनल फॉर द न्यू टेक्सोनॉमी इज क्रिएटिंग। अभी ये कैसे कहें कि ये क्रिएटिंग? देखिए, अगर आप लोगों ने यूनिट 2 पढ़ी है, जिसने पढ़ी है वो सुने, जिसने नहीं पढ़ी है दे कैन स्टडी, मैं उसे भी आगे वाले लेक्चर्स में डालूंगी। तो क्रिएटिंग, अगर हम देखें हम क्रिएट कैसे करते हैं, हम कुछ भी वही क्रिएट करते हैं जो हम इमेजिन कर सकते हैं। और इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन कहीं अलग से तो बन के नहीं आया है ना। इमेजिनेशन इज समथिंग जो हमारे पास ऑलरेडी ओल्ड थॉट्स हैं, उन्हें एक नया रूप देना। कल्पना क्या है? ऑलरेडी जो हमारे पुराने विचार हैं उन्हें नए रूप में ढाल देना, और इसी को हम कहते हैं क्रिएटिंग। जब हम एवैल्यूएटिंग स्टेज तक पहुंच जाते हैं, तब हम कुछ नया क्रिएट करने लायक भी हो जाते हैं। तो अगर हम स्कूल्स की बात करें और कॉलेज की बात करें और अगर जॉब में आने की भी बात करें, तो ये जो स्टेप्स है, देखो टीचिंग हो या लर्निंग हो, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये हमेशा चलता है, कभी एंड नहीं है, नेवर एंडिंग है। तो हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं, जब हम एवैल्यूएट करना सीख जाते हैं, तो हम अपने पुराने विचारों को नए में ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। दैट इज क्रिएटिंग। ये तो बात हो गई नॉलेज डोमेन की, जो हम क्लासरूम के अंदर सीखते हैं। अगर हम इसको इसके नेक्स्ट डोमेन में ले जाएं, जिसे हम कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, दिस इज द कॉग्निटिव डोमेन, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। फाइन। अभी हम दूसरा डिस्कस करें, अफेक्टिव डोमेन, दिस इज आवर इमोशनल साइड। इमोशनल साइड क्या है? इमोशनल साइड, जब हम सिर्फ दिमाग से नहीं चल रहे हैं, हम चीजें एनालाइज भी कर रहे हैं, हम सोच भी रहे हैं, हमारे व्यवहार पे भी उसका असर पड़ रहा है। तो अगर हम इफेक्टिव डोमेन की बात करें तो ये क्या है? ये है रिसीविंग। जो हम सुनते हैं, कैसे रिसीव करते हैं? सुनते हैं, देखते हैं, ऐसे ही रिसीव करते हैं ना। क्लासरूम में टीचर पढ़ाता है, हम सुनते हैं, टीचर डेमोन्स्ट्रेट करता है, हम देखते हैं। इवन अगर हम सिर्फ ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की भी बात करें, तो टीचर आपको कैसे पढ़ाता है, आप वो देख करके उसकी टेक्निक्स, उसके टैक्टिक्स, आप वो चीजें देखते हैं, और कहीं ना कहीं आप लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे वैसे ही सीखा है। तो रिसीविंग की बात करें तो रिसीविंग क्या है? व्हेन यू आर रेडी टू रिसीव, जब आप चाहते हैं कि आप कोई चीज सीख रहे हो। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड, जब आपने कुछ सीखा, कुछ सुना, कुछ देखा, उसके लिए आपने रिस्पॉन्स दिया, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्डिंग। जैसे अगर क्लासरूम में टीचर कुछ पूछता है तो आप क्या करते हैं?
आपको आता है या नहीं आता है, समझ में आया तो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस होते हैं, समटाइम्स हम अपना हेड भी नॉड करते हैं, या तो हाँ में या ना में, है ना। तो वो क्या है, वो हमारा रिस्पॉन्स है, और यही रिस्पॉन्स आगे जाके किसमें चेंज करता है, हमारे बिहेवियर में चेंज करता है, जिसे हम कहते हैं वैल्यूइंग। मतलब हम उन चीजों को मानते हैं, बिलीव करते हैं और उसे यूज भी करते हैं, तो ये समहाउ हमारे बिहेवियर को भी चेंज करता है। द फोर्थ स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग। जितना कुछ हमने सीखा है उसे एक क्रम में लगाना, अपनी चॉइस, अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। एंड द फाइनल इज कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग मीन्स जब चीजें हमारे व्यवहार में उतर जाती हैं तो उसे हम कहते हैं कैरेक्टराइजिंग। और अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो इंटरनलाइजिंग द वैल्यूज। जो कुछ भी हम सीख रहे हैं जब वो हमारे व्यवहार में आ जाए तो हम उसे कहते हैं कैरेक्टराइजिंग। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन की बात करें, मान लेते हैं कोई फैशन डिजाइनर है, उसने जब सीखा और अभी वो प्रोफेशन में है, वो क्या करेगा, वो किसी का भी ड्रेस देखेगा, किसी का भी फेस देखेगा, किसी की भी एसेसरीज देखेगा, वो उसके आदत में आ चुका है ना, उसका प्रोफेशन वही है, बिहेवियर है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। जैसे टीचर्स वो पढ़ाते हैं ना, जब आप क्लास में जाते हो, अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करते हो, डेमो प्लान प्रेजेंट करते हो, टीचर्स बोलते हैं ना ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी छोटी छोटी गलतियां जो है वो पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ लेते हैं, वो उनकी जॉब है, उनका प्रोफेशन है, दे हैव कैरेक्टराइज्ड इट, सो यू विल आल्सो कैरेक्टराइज इट जैसे जैसे आप सीखते जाओगे। ठीक। अगर हम बात करें साइकोमोटर डोमेन की, ये वो बात है जो हम अपने वर्कशॉप में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। तो पहला है परसेप्शन। जब टीचर आपको कभी भी किसी कोई डेमो देता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग का हो, चाहे वो ड्रेस मेकिंग का हो, व्हाटसोएवर ट्रेड, आप देखते हैं ना, परसीव करते हैं, परसेप्शन। और ये जरूरी नहीं है कि क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं तो सब एक समय पे एक ही चीज सही, टीचर ने सबको सेम बताई, सबका परसेप्शन अलग अलग है। ठीक। परसेप्शन कैसे परसेप्ट करेंगे, आप देखेंगे, सुनेंगे, टीचर कैसे काम कर रहा है इस पे ध्यान देंगे, करेंगे ना। तो दिस इज परसेप्शन। और जब इन चीजों को देखने के बाद द नेक्स्ट इज सेट। सेट मीन्स यू आर रेडी टू परफॉर्म द सेम। आपने जो सीखा वही काम आप आगे करने जा रहे हैं। ठीक। आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। ठीक। थर्ड इज गाइडेड रिस्पॉन्स। जब टीचर आपके एक एक मूवमेंट पर नजर रख रहा है, टीचर आपको हर चीज बता रहा है कि क्या चीज कैसे करनी है, दैट इज गाइडेड रिस्पॉन्स। मतलब आपने जो काम किया किसकी गाइडेंस में किया, टीचर की गाइडेंस में किया। आने वाले समय में यू ऑल आर इंस्ट्रक्टर ट्रेनीज, आप इंस्ट्रक्टर बनेंगे, आपके स्टूडेंट काम करेंगे, यू हैव टू लुक फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि वो क्या कर रहे हैं, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक। तो दिस इज गाइडेड रिस्पॉन्स। और अगर गलती होती है, गलती होगी ही, बच्चे हैं, आपसे होती है, आपके स्टूडेंट से भी होगी, तो वो गलतियां इंडिविजुअल हैं, हो सकता है कॉमन एरर्स हो सकता है इंडिविजुअल एरर्स हो। तो कॉमन एरर्स है, आप कॉमन वे में समझा सकते हैं, ऐसे करना है, डूज एंड डोंट्स क्लियर कर सकते हैं। पर इंडिविजुअल है और वो आप तभी देख पाएंगे जब आप हर ट्रेनी पर ध्यान देंगे, है ना। तो फोर्थ इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज व्हाट, जब जो बेसिक स्किल्स हैं वो बच्चा अच्छे तरीके से सीख जाए, उसे हम कहते हैं कि अभी उसे मैकेनिज्म मालूम हो गई कि क्या काम कैसे करना है। जैसे कोई सर्किट कनेक्ट करना है तो अभी ब्रेड बोर्ड पे मालूम है उसके इंटरनल कनेक्शंस कैसे है, उसमें डाउट नहीं है। कैसे एक सर्किट लगाना है, बने बनाए सर्किट क्लियर है, कैसे बनाना है, कहाँ इनपुट कनेक्ट करना है, कहाँ आउटपुट कनेक्ट करना है, एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर। जो बेसिक प्रोफिशिएंसी है वो आपके पास है, दैट इज मैकेनिज्म। इसके अगले स्टेप की बात करें तो कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, इसको हम कह सकते हैं बहुत आसान भाषा में एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब जब आप इतना सीख जाएं कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो क्लियर हो, प्रत्यक्ष हो, दिखाई दे, दैट इज एक्सपर्टीज। अगला स्टेप आता है अडाप्टेशन। जब आप पुरानी चीजों को नए में बदलना सीख जाएं, चेंज करना सीख जाए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दैट इज एडाप्टेशन। हिंदी में हम इसे अनुकूलता भी कहते हैं। और लास्ट क्या है, जो अगर हम कॉग्निटिव डोमेन को देखें ना, वहां क्या था,
वहां था क्रिएटिंग, यहाँ क्या है, द वर्ड इज चेंज, द मीनिंग इज सेम, ओरिजिनेशन। व्हेन यू आर रेडी टू क्रिएट, जब आप कुछ बना सकते हैं, जब आप कुछ ओरिजिनेट कर सकते हैं। तो अगर हम टेक्सोनॉमी की बात करें तो टेक्सोनॉमी पुराने जैसी ही है, बस अभी क्योंकि हम स्किल की बात करते हैं, सो वी हैव 3 डिफरेंट डोमेन्स। एक है कॉग्निटिव मींस नॉलेज, एक है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन मतलब हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स, और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन मतलब हम कैसे काम करते हैं। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। जिसको भी डाउट हो इस प्रेजेंटेशन के एंड में आई विल शेयर माय नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं स्टेप्स ऑफ इम्पार्टिंग स्किल्स। हम स्किल्स कैसे इम्पार्ट कर सकते हैं, हम लोगों को कैसे सिखा सकते हैं, इसके भी 3 स्टेजेस हैं हम कह सकते हैं। पहली है कॉग्निटिव, दूसरी है एसोसिएटिव और तीसरी है ऑटोनॉमस। अगर हम कॉग्निटिव स्टेज की बात करें देन दिस इज अंडरस्टैंडिंग स्टेज। हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब अगर हम अंडरस्टैंडिंग स्टेज की बात करें तो जब स्टूडेंट क्लास में आता है, द फर्स्ट डे द सेकेंड डे, जब हम नए टॉपिक्स पढ़ाते हैं, दैट इज दैट स्टेज अंडरस्टैंडिंग, जब बच्चे को आप समझा रहे होते हैं। अच्छा, इस स्टेज में गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये स्टेज जो है ना बहुत कम ड्यूरेशन की होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की स्टेज होती है। प्लस इसमें जो एडवांसमेंट होते हैं, जो प्रोग्रेस होती है, वो बहुत ज्यादा विजिबल होती है। गलती सुधारी विजिबल है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग स्टेज है। इस अंडरस्टैंडिंग स्टेज में अगर हम कहें कि टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर सीख सके। इसके अलावा उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, चाहे वो क्लासरूम में हो चाहे वो वर्कशॉप में हो, वो शॉर्ट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, लैंग्वेज इजी होनी चाहिए। अगर हम अगर हम आप भी तो टीचर बनेंगे, फ्यूचर में इंस्ट्रक्टर बनेंगे, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करेंगे तो शायद स्टूडेंट उस बात को, ट्रेनीज उस बात को समझ ही ना पाए। जब समझेंगे नहीं तो अंडरस्टैंडिंग स्टेज तो वहीं फेल हो जाएगी। इसलिए लैंग्वेज शुड बी सिंपल, इंस्ट्रक्शंस शुड बी शॉर्ट। ठीक, इसके अलावा एग्जाम्पल्स का यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल्स, जब आप बेटर एग्जाम्पल्स का यूज कर रहे हैं, जैसे अगर हम डेमो की बात करें तो डेमो आपने इंस्ट्रक्शन दिया और छोड़ दिया, नो इट वॉन्ट वर्क। आपको खुद एक सैंपल रेडी करके दिखाना पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। आप सही टाइम पे सही एग्जाम्पल्स की बात करें और सही समय, टीचिंग एड्स, जो टीचिंग एड जिस समय जरूरी हो, टीचिंग एड्स बहुत सारी अवेलेबल है, हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी, लेकिन सही समय पर सही टीचिंग एड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली कॉग्निटिव स्टेज में या हम कहें अंडरस्टैंडिंग स्टेज में। और इस स्टेज में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक आप लेते रहेंगे तो इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा आपका स्टूडेंट कहाँ तक सीख पाया है। देखिए, कभी किसी टीचर का, कभी किसी इंस्ट्रक्टर का ये मोटिव नहीं होता कि बच्चा क्या नहीं सीखा है। ऑब्वियसली हर टीचर ये जानना चाहता है कि क्या सीख चुका है और कितना ज्यादा उसे और सीखना है, कितनी प्रोग्रेस और रिक्वायर्ड है। फीडबैक का सिंपल मीनिंग यही होता है। अगर फीडबैक होगा तो टीचर भी समझ पाएगा कि जो आपका टीचिंग है, जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना प्रभावशाली है। तो इस चीज को जानने के लिए फीडबैक, हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें, दिस इज एसोसिएटिव स्टेज या हम कह सकते हैं प्रैक्टिस स्टेज। यहाँ पर जो ट्रेनीज हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर का रोल इंपॉर्टेंट है, वो देखेगा, बट मोर देन दैट प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस किसे करनी है, स्टूडेंट्स को करनी है। तो लैब इंस्ट्रक्टर को ये पक्का करना चाहिए कि जो टाइम प्रैक्टिस के लिए मिला है, जो रिसोर्सेस अवेलेबल हुए हैं, वो सही से यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये इंश्योर करना इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी है। प्रैक्टिस शुड बी देयर, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होगा, प्रोफिशिएंसी आएगी। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, द एक्सपर्टीज पार्ट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, वो एक्सपर्टीज तभी आएगी जब प्रैक्टिस की जाएगी। ये स्टेज थोड़ी सी लंबी होती है, इतनी लंबी नहीं होती जितनी मैं कह दूं, जैसे कॉग्निटिव स्टेज हमारी बहुत शॉर्ट थी, पर ये थोड़ी सी लंबी होती है। इसमें
इतनी जल्दी डिफरेंसेस समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इस स्टेज में एरर्स जो है वो कम होती जाती है। ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आप उतने ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। तो इस स्टेज में एरर्स कम होने से बड़ी बात, एरर्स इंडिविजुअल होती हैं। हर बच्चे के पास अलग डाउट्स होते हैं, अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्टर को क्या करना चाहिए, उसे हर बच्चे के इंडिविजुअल डाउट्स देखने भी चाहिए, समझने भी चाहिए और क्लियर भी करने चाहिए, ताकि ये जो प्रैक्टिस स्टेज है ये उन्हें और एक्यूरेट और एक्सपर्ट बना सके। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट स्टेज की, ऑटोनॉमस स्टेज, जिसे हम ऑटोमेटिक भी कहते हैं। अभी ये जो ऑटोमेटिक स्टेज है, यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, वो अपने आप अपनी ही गलतियों से सीखता है। ये स्टेज एक्चुअली एसोसिएटिव से भी लंबी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस दिखाई नहीं पड़ते अनटिल अनलेस आप कुछ ज्यादा बड़ा अचीव ना कर लें। तो ये जो ऑटोमेटिक स्टेज है, इसमें जो चेंजेस है, जो प्रोग्रेस है, वो बहुत रेयरली विजिबल है, कम दिखती है, स्लो दिखती है। ये स्टेज स्लो है, पर यहाँ पर कोई और नहीं सिखा रहा है, हम खुद सीख रहे हैं अपने आप, अपनी ही गलतियों से, अपने ही काम से हम अपने आप को डे बाय डे और इम्प्रूव करते जाते हैं। दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस स्टेज, या हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक स्टेज। ये तो इम्पार्टिंग स्किल्स की बात थी, मतलब कह सकते हैं नॉलेज शेयर करने की बात थी कि किस तरीके से टीचर्स को काम करना चाहिए। पर अभी एक और बात है, एक्वायरिंग स्किल्स, हम सीखें कैसे। तो अगर हम सीखने की बात करें तो वी अगेन हैव 4 स्टेप्स। द फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन। हम कैसे सीखते हैं? हम देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो पहला पार्ट क्या है? ऑब्जर्वेशन। सेकेंड इज पार्टिसिपेशन, मतलब आपका पार्टिसिपेशन कितना है, आप वो काम कर रहे हैं जैसे टीचर बता रहा है, आप वही काम, वो चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी आप स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एग्जांपल बना के बता रही हूँ। इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू एन इंस्ट्रक्टर, आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चे वही ऑब्जर्व करें, क्लास में अटेंटिव रहें, पार्टिसिपेट करें। और यह पार्टिसिपेशन जो है ये टीचर खुद ही क्लास में एनकरेज करता है। अगर आप बच्चे से कहेंगे नहीं इसको हाथ मत लगाओ, खराब हो जाएगा, दैट वोंट वर्क। चीजें हैं इस्तेमाल करने के लिए, हाँ ये जरूर देखें कि वो सही तरीके से इस्तेमाल हो, सही तरीके से यूज हो, बट पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। और एक दो बच्चों का नहीं, एंटायर क्लास का। एक्सक्यूज मी। द थर्ड इज इमिटेशन। इमिटेशन मतलब नकल। जो टीचर ने करके दिखाई टास्क, उसको ही दोबारा करना, दैट इज इमिटेशन, जिसे हम कह सकते हैं गाइडेड रिस्पॉन्स। आपने किया, आपके स्टूडेंट ने किया आपके गाइडेंस में, ठीक। एंड द फाइनल इज, जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हमें परफेक्ट बनाएगा, वो क्या है? रिपीटिशन। बार बार पुनरावृत्ति करना, वो काम बार बार करना। जब हम बार बार करेंगे तो एरर्स कम होती जाएंगी। लर्निंग थ्योरीज भी यही कहती हैं, जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो क्या होता है? हमारी एरर्स कम हो जाती हैं, ठीक। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से कह रही हूँ, जिनको भी कोई डाउट हो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एनएसटीआई इलाहाबाद के पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, और जिनके पास नहीं भी है मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स की बात करें तो इस पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चंस क्या हैं। ऐसा नहीं है कि आप और हम क्वेश्चंस जानते नहीं है, पर अभी तक हम प्रश्न को बहुत कह सकते हैं नॉर्मल सिंपल भाषा में, सरल भाषा में जानते थे, प्रश्न और उसका उत्तर। बट हम इन प्रश्न को कैसे पूछ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर हम ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी की बात करें, अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें, इंस्ट्रक्टर्स के रोल की बात करें, तो क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कह सकते हैं क्वेश्चनिंग या क्वेश्चन पूछना, दिस इज एन आर्ट, ये एक कला है, ठीक। अभी कैसे है, और कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें देखने के लिए हम डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ क्वेश्चंस, क्या उद्देश्य है क्वेश्चन पूछने का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस की विशेषताएं क्या है,
डिफेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, मतलब दोषपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं, और क्वेश्चनिंग कैसे एग्जैक्टली की जाती है। सो क्वेश्चन क्या है, ये अगर हम कहें तो एक तरीके की टीचिंग एड ही है, टीचिंग टूल है। ठीक है, कैसे है ये हम आगे देखेंगे। और ना सिर्फ टेस्ट करने के लिए, ना सिर्फ एवेल्युएशन स्टेप में, हम इसको टीचिंग के दौरान, फीडबैक के दौरान भी हम इस आर्ट का, क्वेश्चनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं पर्पस ऑफ क्वेश्चंस, मतलब उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि टीचर किसी लेसन को पढ़ाते वक्त क्वेश्चंस की हेल्प से जो क्लास में इंटरेस्ट है वो बढ़ा भी सकता है। आपने इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंसेस पढ़े हैं, मतलब हम सब अलग अलग है ना, हम सबका अटेंशन स्पैन जितनी देर हम ध्यान दे पाते हैं वो भी अलग अलग होता है ना। मन है, क्लास में बैठे हैं, कहीं और भटक गया। तो ये जो अटेंशन स्पैन है, ये जो अटेंशन है कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है बच्चों का ध्यान भी वही हो, इसके लिए भी हम क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये भी एक उद्देश्य है कि हम बच्चों का अटेंशन, बच्चों का ध्यान क्लास में रख सके। ठीक, क्वेश्चंस बच्चों में विचार उत्पन्न करने के लिए भी, थॉट प्रोवोकिंग, आपने कोई प्रॉब्लम रख दी तो उस पर विचार करें, बच्चों की मेंटल एबिलिटी बढ़ाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेनीज सोच सके, अगर आप सब कुछ बता ही देंगे तो ट्रेनीज सोचेंगे क्या, है ना। वैसे अगर पॉसिबल होता तो ये सारी बातें मैं शायद आपसे पूछ रही होती, पर क्योंकि हम सब लॉकडाउन में हैं तो मुझे आपको सब कुछ दिखाना पड़ रहा है, वरना दिस शुड बी अ क्वेश्चन व्हाइल टीचिंग। ओके फाइन, तो ये क्या कर सकता है, जैसे आपने कोई अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वो क्वेश्चन में बच्चा सोचेगा कि क्यों, क्योंकि उसने वो चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है, मतलब अपनी मेमोरी पर जोर देगा, रिकॉल करने की कोशिश करेगा। देखो, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, आपको भी पता है, हम पढ़ भी चुके हैं। वी हैव टू काइंड ऑफ लर्नर्स, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। तो जो एक्सट्रोवर्ट है दे विल आस्क द क्वेश्चन, वो पूछ लेंगे, लेकिन सब लोग नहीं पूछ पाते हैं ना। तो जब सब लोग नहीं पूछ पा रहे हैं तो क्या होगा, क्या कर सकते हैं, नहीं पूछ पा रहे हैं तो विल डू कि हम खुद क्वेश्चन पूछे, या जो बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स होंगे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चंस ही नहीं होंगे तो जिनके मन में जो डाउट बने हैं ना वो बने ही रहेंगे, गलत सीखा होगा तो गलत ही रह जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस वो डाउट्स को, वो एरर्स को हटा देता है। ठीक, आगे बढ़े। enables the instructor to find out the effectiveness of his or her teaching। जो टीचर ने पढ़ाया है वो कितना इफेक्टिव है, उसका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कितना इफेक्टिव है, ये भी क्वेश्चंस के थ्रू हमें पता चल जाता है। रिवीजन हो जाता है, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी ऑलरेडी नोन सब्जेक्ट पे, नोन टॉपिक पे, तो क्या होता है, टॉपिक रिवाइज हो जाता है, बच्चों को चीजें याद आ जाती है कि ये इसलिए था। प्लस जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो ऑब्वियसली आपने क्वेश्चन पूछा है, उसे स्टूडेंट आंसर करेंगे तो क्या होगा, आंसर करने से वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, क्लासरूम स्पीकिंग है, वो अच्छी होगी, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो क्लासरूम में बोलना जान पाएंगे कि वो क्या जानते हैं, वो उसे एक्सप्रेस करना सीख पाएंगे। प्लस जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उसे टेस्ट करने के लिए भी हम क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन से क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच के जो कम्युनिकेशन है वो बिल्डअप रहता है। अब क्योंकि कम्युनिकेशन है तो बेटर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप भी बढ़ती है, वो अच्छी होती है। प्लस जो क्वेश्चनिंग है वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अटेंशन, ध्यान खींचने में भी सहायता करती है। प्लस अगर टीचर क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा है तो बच्चे आंसर देंगे, आंसर तुरंत आपने पूछा और आंसर मिल जाए, थोड़ा टाइम दीजिए, उससे क्या होगा, जो भी थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज हैं, जो उनके विचार है वो उन्हें एक साथ रख पाएंगे और अच्छे तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा भी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाती है। प्लस जो डिफरेंसेस हैं, क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, किसको आ रही हैं,
वो डिफिकल्टीज भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे, कौन सा बच्चा आंसर कर रहा है, कौन सा ट्रेनी आंसर आपको नहीं कर रहा है, ये सारी बातें आप क्लियरली समझ पाएंगे। तो इसलिए जो क्वेश्चनिंग है दिस इज इंपॉर्टेंट और ये इसका उद्देश्य था। आगे बात करें तो हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छे क्वेश्चंस कैसे होते हैं? अच्छे क्वेश्चंस कौन से हैं? अच्छे क्वेश्चंस वो हैं जिनमें क्लैरिटी है। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। स्पष्टता, कैसी स्पष्टता? आपने जो पूछा है ट्रेनीज वही समझे, आसानी से समझ जाएं, क्वेश्चन का सेंस क्या है वो समझ में आए, दैट इज नोन एज क्लैरिटी। सेकेंड इज सिंप्लिसिटी। क्वेश्चन हमेशा सिंपल होने चाहिए। सिंपल डजंट मीन कि थॉट प्रोवोकिंग ना हो। ये नहीं है सिंपल का मतलब कि बच्चे को सोचना ना पड़े, बस आपने क्वेश्चन पूछा और जो भी उसने रटा रटाया है रिमेम्बरिंग फेस पे ही आंसर दे दिया। थॉट प्रोवोकिंग होने चाहिए लेकिन भाषा सरल होनी चाहिए, ऐसी कि बच्चा आसानी से आपका क्वेश्चन समझ पाए। चैलेंजिंग क्वेश्चन हमेशा ऐसे होने चाहिए जो जो मेंटल एबिलिटीज है उन्हें बढ़ाए, थॉट प्रोवोकिंग हो, स्टिमुलेट करे, बच्चे को सोचने दे, उसकी मेंटल एबिलिटीज को इंप्रूव करे। तो क्वेश्चंस हमेशा थोड़े से चैलेंजिंग होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब हर एक क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए, कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। नो, एक क्वेश्चन उसका एक डेफिनेट आंसर होना चाहिए। द नेक्स्ट इज द सेम, डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस क्या कहती है? देयर शुड बी ओनली वन आंसर टू अ क्वेश्चन। हर प्रश्न का सिर्फ एक और एक ही उत्तर होना चाहिए। रेलेवेंस, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, प्रश्न भी उसी हिस्से से पूछा जाना चाहिए। ये नहीं कि आपको डिस्कस कुछ और करना है, आप पूछ कुछ और रहे हैं, तो क्या होगा? बच्चे का जो अटेंशन है वो भी खराब हो जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी। एंड द लास्ट वन, दैट शुड बी द फर्स्ट वन, लैंग्वेज, भाषा। भाषा वो हो जो बच्चे को समझ में आए, जो आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करे। ऐसी भाषा का आपको इस्तेमाल करना है। इट मे बी हिंदी, इट मे बी इंग्लिश, बट लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, शब्दों की जो चॉइस है वो अच्छी होनी चाहिए, शब्दों का चुनाव अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं डिफेक्टिव क्वेश्चंस की। डिफेक्टिव क्वेश्चंस भी जान ले, ऑब्वियसली हम अच्छा जान चुके हैं, हमें यह भी पता होना चाहिए ना कि क्या गलत है, क्योंकि गलत पता होने से क्या होता है, हम वो गलतियां नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सक्यूज मी, इनकम्प्लीट क्वेश्चंस। ये जो इनकम्प्लीट क्वेश्चंस है मतलब अधूरे प्रश्न। अब अगर प्रश्न ही अधूरा है तो बच्चा समझेगा कैसे? समझेगा ही नहीं तो उत्तर कैसे पूरा देगा? इसलिए इनकम्प्लीट क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछने चाहिए। नंबर 2 इज यस और नो क्वेश्चंस, मतलब जिनका उत्तर हाँ या ना हो, ऐसे प्रश्न भी आपको नहीं करने हैं। क्यों? अगर आप हाँ या ना करेंगे तो इससे गेस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना, रैंडम आंसर्स ज्यादा मिलेंगे, फिर आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि किसने सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, इसलिए ये जो यस नो क्वेश्चंस है, अभी मैं ओरल क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, जो टेस्ट, वो उसको हम आगे वाली यूनिट्स में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके साथ ओरल क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। इसलिए यस और नो ये क्वेश्चंस हम क्लासरूम में, वाइवा में नहीं पूछेंगे। ठीक, अगली बात करते हैं कोरोबोरेटिव क्वेश्चंस की। ये क्या है? ये कह सकते हैं कि इसमें टीचर का जो डोमिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। कैसे स्ट्रांग होता है? जैसे टीचर ने पूछा तो बच्चा कहेगा वो उससे एग्री है या नहीं एग्री है, काइंड ऑफ यस और नो वाली बात है। इसमें क्या होता है, इसमें भी बच्चों के जो ओरिजिनल थॉट्स हैं वो निकल के सामने नहीं आ पाते, इसलिए हम इस तरीके के क्वेश्चंस भी नहीं पूछते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इलिप्टिकल क्वेश्चन की, इलिप्टिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? इलिप्टिकल क्वेश्चंस में हमारे पास जो उत्तर होता है वो क्वेश्चंस में छुपा होता है, हिंट्स छुपे होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप नहीं पूछेंगे। इससे क्या होगा? बच्चा सोचेगा नहीं। जो क्वेश्चन थॉट प्रोवोकिंग नहीं होते, मेंटल एबिलिटी को नहीं प्रोवोक करते, थॉट्स स्टिमुलेट नहीं करते, वो क्वेश्चंस अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए इलिप्टिकल क्वेश्चंस कैसे हैं? जिनमें हिंट छुपा हो, जिसमें ऑलरेडी आंसर हो, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप नहीं पूछेंगे।
नंबर 5 इज लीडिंग और सजेस्टिव, दिस इज सिमिलर टू इलिप्टिकल। इसमें क्या होगा, प्रश्न के साथ ही उत्तर भी होगा, जब प्रश्न है उसी के साथ ही उत्तर भी है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप नहीं पूछेंगे। ठीक। नंबर 6 मैनी इन वन क्वेश्चन, जिसे हम नेस्टेड क्वेश्चंस भी कहते हैं। मैनी इन वन मतलब प्रश्न एक ही है लेकिन उसमें इतने सारे प्रश्न हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैनी इन वन क्वेश्चंस भी आप नहीं पूछेंगे। नंबर 7 इज इको क्वेश्चन, जैसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि, इको समझते हैं प्रतिध्वनि। तो टीचर ने पूछा ऐसा है, सारे बच्चे ने कहा हाँ ऐसा है, ये क्या है, रिपीट हो रही है ना टीचर की बात, कौन सा थॉट स्टिमुलेट हुआ, नहीं हुआ, इसलिए इको क्वेश्चंस भी हम नहीं पूछेंगे। नंबर 8 क्वेश्चंस विद मिसप्लेस्ड वर्ड्स, मतलब जब शब्द इधर उधर हो जाएं, शब्द इधर उधर हो जाएंगे तो पूरा अर्थ ही बदल जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई क्लैरिटी रहेगी नहीं रहेगी, तो ये भी कैसे हो गए, ये भी ये भी जो आपके क्वेश्चंस हैं ये डिफेक्टिव क्वेश्चंस हैं। नंबर 9 इज वेक क्वेश्चंस। वेक क्वेश्चंस कैसे हैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट करें, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चंस डजंट लीड टू एम्बिग्विटी, डजंट लीड टू एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन और डाउट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है। नंबर 10 इज वाइड क्वेश्चंस। वाइड क्वेश्चंस में बहुत सारे इनकरेक्ट आंसर्स भी होते हैं, इसलिए जिन क्वेश्चंस में इनकरेक्ट आंसर्स होते हैं वो क्वेश्चंस अच्छे नहीं होते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो कैसे क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, जो इनकम्प्लीट हो, जो यस और नो टाइप क्वेश्चंस हो, हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। कोलैबोरेटिव क्वेश्चंस नहीं करेंगे जिसमें हिंट छुपे होते हैं। इलिप्टिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे जिसमें आंसर्स ऑलरेडी हो। हम ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे जब हम एक साथ बहुत सारे प्रश्न पूछें। तो हमें क्या क्या नहीं करना है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन नहीं करना है, हमें यस और नो क्वेश्चन नहीं करना है, हमें इको क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, हमें कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, हमें वैसे क्वेश्चंस पूछने हैं जो क्लियर हो, जो स्पेसिफिक हो, रेलेवेंट टू टॉपिक हो, जिनका एक स्पेसिफिक आंसर हो, और सबसे बड़ी बात सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, आसानी से समझ में आए। कोई आंसर तो तब भी देगा ना, उद्देश्य क्या है, ये जानना कि स्टूडेंट को कितना आता है, वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो अपने थॉट्स को कितना ऑर्गेनाइज कर पाता है। अगर हम कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो ये जो पर्पस है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो वी आर नॉट सपोज टू आस्क एनी काइंड ऑफ डिफेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक, कमियां इसलिए बताई जाती हैं कि दूर कर ली जाएं, इसलिए ये क्वेश्चंस हम नहीं पूछेंगे। अब बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ क्वेश्चनिंग की, क्वेश्चन कैसे पूछा जाना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं और हम सोचते हैं बस हमें आंसर मिल जाए इमीडिएटली, ये सही नहीं है। हम करेंगे क्या, इसके 6 हिस्से हैं, 6 स्टेप्स हैं। आप आखिरी, अगर कभी सीढ़ी चढ़ते हैं तो आखिरी सीढ़ी पे पहले पहुंच जाते हैं क्या, नहीं, बचपन के खेल की बात नहीं कर रही हूँ, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। सो द सेम इज यूज्ड इन क्लासरूम व्हाइल क्वेश्चनिंग। क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस पूछेंगे। कैसे, सबसे पहला स्टेप है आस्क। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ठीक, फर्स्ट स्टेप इज आस्क, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसी एक बच्चे के लिए नहीं होगा, ये पूरी क्लास के लिए होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हर बच्चे के लिए होगा। ठीक, इस क्वेश्चन के बाद टेक अ पॉज। ठीक, थोड़ी देर का पॉज लें, थोड़ी देर रुके। क्यों रुके, अब आपको लग रहा होगा क्यों रुके, वाई वेस्ट टाइम। रुके इसलिए क्योंकि रुकना इसलिए जरूरी हो गया, जब आप रुकेंगे आप बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे, किस चीज के लिए, अपने विचारों को, अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का, सीक्वेंस में लाने का, क्रम में लाने का। क्रम जरूरी है ना, बिना क्रम के चीजें आगे पीछे होंगी तो आपको समझ में आएंगी नहीं आएंगी, इसलिए जरूरी है कि आप उस क्रम को कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप जब पॉज देंगे तो बच्चे अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमें क्या पहले बोलना है, क्या बाद में बोलना है, और कैसे अपना आंसर एंड करना है। तो दैट पॉज इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नंबर 3 इज कॉल। कॉल मतलब पुकारना है किसी एक पर्टिकुलर ट्रेनी को। सारा क्लास एक साथ तो आंसर दे नहीं सकता, ओरल क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं है, 1 by 1 आंसर दिया जाएगा ना, तो कैसे आंसर देंगे। अब
अगर आप बच्चों पे छोड़ देंगे, अपने ट्रेनीज पे आंसर दीजिए, तो क्लास बहुत मेसी हो जाएगी सिचुएशन. सो कॉल द ट्रेनी बाय नेम. आप बच्चे को, स्टूडेंट को नाम से पुकारें. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं अनीता आप आंसर करें, तो आप कैसे आंसर करेंगे? जिसका नाम लिया वो ही आंसर करेगा ना. तो नाम से पुकारें. और कभी कभी हम बहुत गलत एड्रेसिंग यूज करते हैं, पता नहीं होता हम लोगों को कि हम गलत कर रहे हैं. ये नहीं करना चाहिए. क्या गलत? जैसे गर्ल इन ब्लैक दुपट्टा प्लीज स्टैंड अप. व्हाट इज दिस? नो, यू आर नॉट सपोज टू आस्क लाइक दैट. अगर आपको नाम नहीं भी पता है तो आप और भी तरीके होते हैं. लाइक हम कह सकते हैं ना, जेस्चर से भी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. यस यू स्टैंड अप, लाइक दैट हम ऐसे भी कर सकते हैं. पर कॉम्प्लेक्शन, ड्रेस, इनको लेकर के एड्रेस करना, दिस इज वेरी मच रॉन्ग. ये गलत है, ऐसा नहीं करें. ठीक. और वैसे 20, 30, 40, 50 बच्चों में टीचर को नॉर्मली सारे बच्चों के नाम याद हो जाते हैं. तो आप नाम से ट्रेनी को बुलाएं. उसके बाद उस ट्रेनी के आंसर देने के बाद वी हैव टू मूव टुवर्ड्स स्टेप 4. अब उसने आंसर दिया और आप अपने मोबाइल में खो गए, ऐसे नहीं होता है. जो बच्चा आंसर दे रहा है, यू हैव टू लिसन इट केयरफुली. ध्यान से सुनिए, है ना. सुनना है, ध्यान से सुनना है कि बच्चे ने आंसर क्या दिया. अब ये आंसर ना बहुत तरीके का हो सकता है. जैसे सही हो सकता है, गलत हो सकता है, पार्टली सही हो सकता है, गेसिंग हो सकता है, रैंडम हो सकता है ना. ये आंसर सुनने के बाद यू हैव टू रिसीव, यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या रिस्पॉन्स देना है. अगर आंसर सही है, ऑब्वियसली यू विल से हाँ ये सही है. गलत है, आप कहेंगे गलत है. पार्टली सही है तो आप बताएंगे कि ये पार्टली सही है, पार्टली गलत है, या आप गेस कर रहे हैं, या ये आंसर रैंडम है. दैट यू हैव टू मेक इट क्लियर टू दैट स्टूडेंट, दैट ट्रेनी. आपको ये बात अपने ट्रेनी को क्लियर करनी होगी. नंबर 6 इज रिपीट. अगर आपको आंसर नहीं मिलता है, गलत आंसर मिलता है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो बैक अगेन टू स्टेप 3. आप किसी दूसरे ट्रेनी को बुलाएंगे, उसका आंसर सुनेंगे, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे. देखिए, जब आप आंसर सुन रहे होते हैं तो उस वक्त सिर्फ आप नहीं सुन रहे होते हैं, पूरी क्लास सुन रही होती है. अगर आप उस आंसर को प्रॉपर रिसीविंग नहीं देंगे, गलत सही, आधा गलत आधा सही, ऐसा नहीं बताएंगे, तो जो डाउट्स हैं वो कभी भी दूर नहीं होंगे. इसलिए प्लीज लिसन केयरफुली एंड रिसीव इट केयरफुली. अगर आपको रिसीव करने के बाद सही आंसर मिल जाता है, ठीक, नहीं मिलता है तो आप तब तक, या जब तक, आप बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो 2-3 बार यू हैव टू रिपीट फ्रॉम स्टेप 3. ठीक. लेकिन अगर आपको आंसर सही मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? नंबर 6, रिपीट. यू हैव टू रिपीट दैट आंसर. आप उस बच्चे से भी रिपीट करवा सकते हैं, किसी और ट्रेनी से भी रिपीट करवा सकते हैं, ताकि हर बच्चा ध्यान से सुन ले और उसके डाउट्स क्लियर हो जाए. और व्हाट आई सजेस्ट, टीचर शुड रिपीट. टीचर को भी रिपीट करना चाहिए करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि टीचर की बात बच्चे ज्यादा केयरफुली सुन रहे होते हैं, मान रहे होते हैं. इसलिए आंसर्स इन द एंड हमेशा टीचर को खुद भी रिपीट करने चाहिए. ठीक. अब हैंडलिंग स्टूडेंट्स आंसर, व्हाट आई वाज टेलिंग, लाइक रिसीविंग, क्या हो सकते हैं? राइट, सही, रॉन्ग, गलत. आप बच्चे को बताएंगे तुम्हारा जवाब सही है या गलत है, या पार्टली सही है, या तुमने रैंडम आंसर दिया है, ये जो आपने थॉट्स अरेंज किए ये ऊपर नीचे हैं, ऐसा होना चाहिए फिर ऐसा होना चाहिए, या गेस. अब गेस कैसे कर सकता है बच्चा? थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन में गेस करना आसान नहीं है. गेसिंग तभी हो सकती है जब क्वेश्चन में हिंट छुपा हो, जब क्वेश्चन यस और नो वाला हो. इसलिए मेक श्योर आप ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें. तो ये जो कैटेगरी 5 है ना, यू कैन इजिली अवॉइड अगर आप डिफेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. लेकिन अगर आप डिफेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं तो बी रेडी, क्योंकि आप चांस देंगे तो गेसिंग होगी, है ना. इसलिए डिफेक्टिव क्वेश्चंस अवॉइड करने हैं. ठीक. अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ओरल क्वेश्चंस की. कितने तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं. तो पहले हमारे पास है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, देखिए, जब हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज सीखी थी कि हमारी जो टीचिंग है इसके 4 स्टेप हैं.
बहुत सारे लोगों को पता होंगे, जिनको नहीं पता होंगे कल की क्लास में आई विल डिस्कस. द फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन. द सेकेंड इज प्रेजेंटेशन, ठीक है. द थर्ड इज एप्लीकेशन एंड द फोर्थ वन इज टेस्टिंग और इवैल्यूएशन. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पहला चरण क्या है, तैयारी. दूसरा क्या है, प्रस्तुतिकरण. तीसरा है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग. और चौथा है मूल्यांकन. हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था, चारों स्टेप्स पढ़ रखे थे. अभी मैं बात कर रही हूँ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या करते हैं, नए टॉपिक को पुराने टॉपिक से लिंक कराने का काम करते हैं. और क्योंकि हम ऑसोबेल मॉडल भी पढ़ चुके हैं, और ऑसोबेल क्या कहते हैं, जब हम पुरानी नॉलेज से लिंक कर पाते हैं तो हम ज्यादा बेहतर सीखते हैं. तो हम बेहतर कब सीखेंगे, जब हम प्रीवियस नॉलेज से लिंक कर पाएंगे. और ये लिंक करने में मदद कौन करता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. ये क्लास में या नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने में, इंटरेस्ट बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं. इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसे हम प्रिपरेशन स्टेप में इस्तेमाल करते हैं. नंबर 2, डेवलपिंग क्वेश्चंस. क्या डेवलप करना है, ऑब्वियसली जो लेसन हम पढ़ा रहे हैं वो लेसन हमें आगे लेकर जाना है. मतलब हम नया कुछ भी सिखाने जा रहे हैं तब हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए क्लासरूम में बच्चा फिजिकली मेंटली अवेलेबल रहे, एक्टिव रहे, उसके लिए भी हम डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. प्लस दो टॉपिक्स के बीच का लिंक बैठाने के लिए, सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए भी हम डेवलपिंग क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं. ये क्वेश्चंस हम प्रेजेंटेशन स्टेज में ही पूछते हैं. तीसरी कैटेगरी है थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस. मतलब जो आपके विचारों को स्टिमुलेट करे, तो आपके विचारों को आपको सोचने का मौका दे, इन्हें हम कहते हैं थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस. ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में अटेंशन मेंटेन रखने के लिए, बच्चे का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, ये चेक करने के लिए कि आप जो सिखा रहे हैं बच्चा वही समझ रहा है, मतलब उसका लाइन ऑफ थॉट सेम है या दाएं बाएं भटक गया है. ये भी चेक करने के लिए हम थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं. प्लस ऑब्वियसली जब आप बच्चों को थिंकिंग, उनकी मेंटल एबिलिटी को स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे, यू विल मेक देम अलर्ट. आप उन्हें और अलर्ट करेंगे क्लासरूम में. इससे थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस का यूज हम करते हैं, और इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंटेशन स्टेप में और एप्लीकेशन स्टेप में भी. प्रॉब्लम क्वेश्चंस क्या है, प्रॉब्लम क्वेश्चंस आपके जो सेल्फ थिंकिंग है उन्हें स्टिमुलेट करते हैं. इसमें टीचर क्या करता है, बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम रख देता है, और इस प्रॉब्लम का जो आंसर होता है वो ही आपके क्लास को आगे बढ़ाता है. जैसे जिन्होंने साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पढ़ी है, आई थिंक NSTI इलाहाबाद में क्लासरूम में पढ़ी हुई है, इफ यू रिमेम्बर, यूनिट शुरू करने से पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी. जिसको याद हो प्लीज नॉट योर हेड, मैं जिनका वीडियो देख रही हूं मैं समझ जाऊंगी. तो एक कहानी सुनी थी आपने, वो कहानी क्या थी, वो कहानी कहती थी कि साइकोलॉजी उतनी आसान नहीं है कि हमने देखा और समझ लिया, है ना. वो शुरू करने से पहले, दैट इज प्रॉब्लम, आई पुट फॉरवर्ड अ प्रॉब्लम, कि आपको क्या सीखना है. तो ऐसे ही जब आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तब भी आप प्रॉब्लम क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं. आप एक प्रॉब्लम रख सकते हैं सामने कि ये प्रॉब्लम है, व्हाट इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में बी द न्यू टॉपिक यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस. आप नया जो टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो ही उसका सॉल्यूशन होता है. या प्रेजेंटेशन स्टेप में अपने चैप्टर को, अपने लेसन को आगे बढ़ाने के लिए भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग, समझ. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो आपकी टीचिंग प्रोसेस की इफेक्टिवनेस है उनको मेजर करने में कामयाब आपको मदद करता है कि आपने कितना बेहतर सिखाया है, बच्चे कितना अच्छा सीख पाए हैं. प्लस हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपको एक बच्चे से मतलब नहीं है, आपको पूरे क्लास से मतलब है. तो एक इंडिविजुअल की ग्रास्पिंग कैपेसिटी, आप वो कितना ज्यादा सीख पा रहा है, ये भी आपको हेल्प करते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ये बात समझने में. ठीक है, इनका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, एप्लीकेशन. ऑब्वियसली जब बच्चा सीख जाएगा तभी उसे अप्लाई कर पाएगा, तभी आप इन क्वेश्चंस का यूज कर पाएंगे. तो एप्लीकेशन और टेस्टिंग में हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं. कंपैरिजन क्वेश्चंस, कंपैरिजन मतलब अंतर,
किसके बीच में अंतर? फैक्ट्स जो आपने पढ़ा रखे हैं उनके बीच में अंतर, जो चीजें बच्चे ऑलरेडी जानते हैं और जो आपने नया सिखाया उनके बीच में अंतर, जो थॉट्स हैं उन्हें रीअरेंज करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास है उन्हें रीअरेंज करने के लिए, उन्हें रिकॉल करने के लिए, इनके लिए हम कंपैरिजन क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हम प्रेजेंटेशन स्टेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम एप्लीकेशन स्टेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हम टेस्टिंग स्टेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपैरिजन क्वेश्चंस का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन, या जिसे हम टेस्टिंग भी कहते हैं। नंबर 7 इज रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस, या जिसे हम थोड़ा रिकैपिचुलेटरी, अभी मैंने आपसे कहा भाषा आसान होनी चाहिए, आई एम यूजिंग द सिंपल वर्ड रिवीजन क्वेश्चंस। ठीक, क्यों इस्तेमाल करेंगे? रिवाइज द लेसन। कभी भी आप कुछ भी पढ़ाएं, आप जो पढ़ा रहे हैं वो रिवाइज करके उसका समरी बिल्डअप करके जाएं। तो समरी बिल्ड करने में भी आपके जो रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस है ये यूजफुल होते हैं। डाउट्स क्लियर करने में, आपने एक पर्टिकुलर क्लास में क्या पढ़ाया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये डाउट क्लियर करने के लिए भी हम इन क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव, ऑब्वियसली जब आप टेस्ट लेंगे तो आपको पता चलेगा, आप इवैल्यूएट करेंगे कि आपके स्टूडेंट्स कितना ज्यादा सीखे हैं, आपने कितना बेहतर सिखाया है या नहीं सिखाया है, ये जानने के लिए भी हम इन क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं। टू ऑब्टेन इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, आप पढ़ाते रहें, बच्चे के पास सुनते रहें, दैट वोंट वर्क, तो इवैल्यूएशन भी जरूरी है। और इस तरीके के प्रश्नों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? हम इसका इस्तेमाल इवैल्यूएशन या टेस्टिंग फेज में करते हैं। तो अगर हम एक समरी देखें तो क्या है? प्रिपरेशन फेज में हम किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, है ना। प्रेजेंटेशन में हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डेवलपिंग क्वेश्चंस का, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का। एप्लीकेशन स्टेज में हम थॉट प्रोवोकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्रिहेंशन, कंपैरिजन, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इवैल्यूएशन स्टेज में व्हाट वी कैन डू? कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, बच्चे ने कितना सीखा है, कंपैरिजन एंड रिकैपिचुलेटरी और रिवीजन क्वेश्चन, इनका इस्तेमाल हम इवैल्यूएशन फेज में कर सकते हैं। सो आज की क्लास में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, अगर हम अपनी प्रीवियस स्लाइड्स पर जाएं तो हम देख सकते हैं कि आज के क्लास में हमने क्या सीखा। आज के क्लास में हमने सीखा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या कहती है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 1956 में मिस्टर बेंजामिन ब्लूम ने प्रेजेंट की थी, और इसका जो रिवाइज्ड वर्जन आया वो ईयर 2000 में आया, उनके ही स्टूडेंट लॉन एंडरसन के द्वारा। ठीक, तो अभी व्हाट वी हैव स्टडीड द रिवाइज्ड एंड द ओल्ड बोथ। तो ओल्ड ने किसकी बात की थी? ओल्ड टेक्सोनॉमी ने सिर्फ नॉलेज डोमेन की बात करी थी, लेकिन रिवाइज्ड ने कॉग्निटिव मतलब नॉलेज, ठीक, एफेक्टिव मतलब इमोशन बेस्ड एंड साइकोमोटर, तीनों की बात करी। बात एक ही है, सिर्फ शब्द बदल गए। शब्द कैसे बदल गए? क्योंकि काम चेंज होते गए। जैसे नॉलेज, हम जब नॉलेज डोमेन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट अवर ओन ब्रेन, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे थे, जो फैक्ट्स, जो डेटा, जो हम जानते हैं। लेकिन जब हम साइकोमोटर की बात कर रहे थे, वी टॉक्ड अबाउट स्किल्स, हम क्या स्किल्स सीखते हैं, क्या जानते हैं, क्या देखते हैं और कैसे हम उसे इम्प्रूव करते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बाद देखिए, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऑर्डर पर, इसके ईयर पर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर ले।